इंडक्टेंस क्या क्या यूनिट है? वेबर पर एम्पियर और हेनरी। हेनरी के लिए भी ये स्पेशल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल एच, है ना? ओके। What is the inductance of a coil of a circular coil of n turns? Circular coil of n turns. क्या होगा भाई इसका इंडक्टेंस L? तो बस इसमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. It is the n times mu naught pi r by 2. N times mu naught pi r by 2. Clear है? Okay. What is the inductance of a solenoid? Inductance of a solenoid. जो सोलेनॉइड जो मैंने जिसको मैंने अभी ब्रेक किया था, है ना? एक ये भी एक इंडक्टर है, ये भी एक इंडक्टर है, और इसी को मैंने सोलेनॉइड जो वहां पे इस फॉर्म में रखा हुआ था यहाँ पे सोलेनॉइड, तो इसका ये भी इंडक्टर है. सब हर कोई सभी कॉइल एक इंडक्टर है, सभी कॉइल एक इंडक्टर है. जितने भी कॉइल होंगे डिफरेंट टाइप्स, सभी कॉइल क्या हो सकता है? इंडक्टर हो सकते हैं. मैं बताता हूँ कैसे कैसे. इंडक्टेंस नोट कीजिए. टॉपिक इंडक्टेंस जल्दी जल्दी नोट कीजिए ना, ज्यादा वेट ना करिएगा. इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. अब एक सोलेनॉइड की इंडक्टेंस निकालना है भाई. कैसे निकालेंगे? ईएमएफ ला करके, EMF is equal to as EMF self inductance. EMF is equal to क्या होता है भाई? माइनस L di upon dt. This is the law of, and यही था ना हमारे पास, यही रूल हमने ड्राइव किया था. EMF is equal to minus L di dt for a self. This is the self induction rule. ये self induction. तो सपोज हमारे पास एक कॉइल है, यानी कि सोलेनॉइड है. अब सोलेनॉइड की हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो हमें देना पड़ेगा, कैसा कॉइल है. तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका कुछ रेडियस है भाई, यहाँ आप लिख सकते हैं. और सोलेनॉइड ऑफ, हमारे पास क्या क्या गिवन है? सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. लेंथ भी दे देते हैं भाई. लेंथ कितना है इसका? L. लेंथ कितना है? L. नंबर ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट है लेंथ L. टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना भाई? लेंथ क्या है? L. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n. नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, per unit length, small n. और रेडियस भी स्मॉल r, एंड रेडियस स्मॉल r. यही हो सकता है ज्योमेट्री में, और भी कुछ हो सकता है. और इसके अंदर में एयर है, सपोज एयर कोयर. इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? एयर भरा है. ये वाली जो सोलेनॉइड आपको दिखाया था पहले, उसके अंदर में एयर नहीं है. उसके अंदर में अलग सा एक मटेरियल फिल किया हुआ था, मैंने आपको दिखलाया था पहले. इसी इसी वाले पार्ट से मैंने आपको निकाल के दिखलाया था. इसमें इसमें देखिए, इसमें कोई एक अलग से मटेरियल फिल किया हुआ है ना यहाँ पे. ये वैकेंट नहीं है, इसमें कुछ मटेरियल फिल किया हुआ है यहाँ पे, ब्लैक, है ना. तो इसमें म्यू आ जाएगा. इसके अंदर में कुछ है, मीडियम है. इसके अंदर हमने कोई मीडियम नहीं रखा, तो म्यू नॉट है. तो अगर मैं इसमें कोई करंट आई दे दूं तो इसके अंदर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितना हो गया?
बी ओरिजिनल आ गया, कितना हो जाता है म्यू नॉट एन आई, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है स्मॉल n इंटू एल, ये कितना भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे करके लिख ले, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N is equal to n into L. So what is the flux? What is the total flux? टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इनटू एरिया, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स n, एक लूप के थ्रू कितना फ्लक्स हो गया, तो बी नॉट इंटू एन, और टोटल में कितना हो गया n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी नॉट की वैल्यू क्या रहा है म्यू नॉट एन आई, एरिया के जगह पे क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स के जगह पे क्या लिखोगे स्मॉल n इंटू एल, ये होगा ना। अच्छा व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही होता है ना बाय फैराडेज लॉ, बाय निकालने का तरीका ये समझिए कैसे निकालते हैं बाय फैराडेज लॉ, वही सिंपल है, हमारे बस फ्लक्स वाला इक्वेशन लिखना है, और फ्लक्स वाली इक्वेशन लिखने के साथ ही अपना काम हो जाएगा, आई को हटा दो तो बाकी सब एल बन जाएगा, आई को हटा देंगे तो बाकी सब एल बन जाएगा, क्यों भाई आई को क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जाऊंगा तो क्या मिलेगा माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एन इंटू एल, एन दो बार आ गया है ना, और फिर क्या आने वाला है डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि आई को मैंने, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, जब इसमें फ्लक्स कम बनेगा, जब ईएमएफ कब जनरेट होगा व्हेन आई इज वेरिंग, जब इसमें एक वेरिएबल करंट होगा तभी होगा, डी आई अपॉन डी टी, क्या बोलते हैं इसको डी आई अपॉन डी टी को, जब कांस्टेंट करंट होगा तो क्या ईएमएफ होगा, नहीं भाई नहीं होने वाला, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो, ईएमएफ इज जीरो, व्हेन करंट होने से ही ईएमएफ नहीं होता है, करंट चेंज करने से ईएमएफ होता है, करंट चेंज जब होते हैं तब ईएमएफ होता है, नॉट क्लियर, डी आई अपॉन डी टी क्या भाई रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट, लेकिन ये कॉइल सेल्फ इंडक्शन कैसा कॉइल है भाई, सेल्फ इंडक्शन होना है भाई, हमें पता है अल्सो, हमें ये भी पता है अल्सो व्हाट इज द ईएमएफ माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, कैन वी इक्वेट इट, नंबर वन और नंबर टू को इक्वेट कर लेते हैं, ये सारा वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ये सारा वैल्यू क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यही कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं इंडक्टेंस बोलते हैं, इसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे इंडक्टेंस बोलेंगे, एल, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस, हर कॉइल का एक अपना अपना इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है, नॉट क्लियर, क्या ऐसे इंडिकेट करने से आपको दिक्कत हो रही है, हटा दें इसको, क्लियर है, ये क्या भाई एल, ये क्या है एल, दिस इज इक्वल टू दिस है ना, ये दोनों इक्वल, therefore what is the self inductance of a solenoid, L is equal to क्या 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 भाई म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वायर, अच्छा रहेगा कि हम पाई आर स्क्वायर को इकट्ठे लिखे, हमें मालूम चलता है क्या चाहिए, आप इमेजिन भी कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इनटू एरिया और जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, और इसमें से बस आई वाला टर्म हटा देना, तो क्या बन जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगी, हाँ अभी तो मैंने आधा ही लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में एल आ जाएगा ना, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और क्या रहा है एन टू एल, ये हो गया, टोटल ज्योमेट्री को दिखा रहा है ना, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, अच्छा इस एल और इस एल में फर्क है, तो इसको हमें स्मॉल एल कर लेते हैं, क्योंकि एक से अब हमें फर्क तो रखने पड़ेंगे ना, एक सेल्फ इंडक्टेंस के लिए दूसरा लेंथ के लिए, तो अभी अपने जहां भी चेंज करना हो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है एल, सो दिस इज
this depends on nature of the medium and geometrical construction. नेचर मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है, नेचर मीडियम एंड ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है ये। This is dependable on nature of the medium and geometry. पहले मैंने किसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाला था भाई? कॉइल का, सर्कुलर एक सिंगल टर्न कॉइल का। फिर मैंने किसका फाइंड आउट किया? एन नंबर ऑफ टर्न। अब किसका कर लिया? एक सोलेनॉइड का कर लिया। तो वैसे तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी तरह के फॉर्म में। अगर कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल आ जाएगा तो हम क्या, हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? कल से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और फिर उसका एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकालने पड़ेंगे और फिर डी फाई अपॉन डी टी कर लेंगे, डी आई अपॉन डी टी को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बाकी जो कांस्टेंट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। बड़ा सिंपल है ना? ओके, ये तरीका। तो किसी भी तरह के कॉइल के, लेकिन आमतौर पे हमें किस तरह के सेल्फ इंडक्टर मिलते हैं हमें? तो सर्कुलर मिल सकते हैं, सोलेनॉइड के फॉर्म में मिलते हैं, ये भी है, और ऐसे इंडक्टर भी मिलते हैं, इसको ही बोलते हैं इंडक्टर, है ना? इसमें कई तरह के इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, एक होता है आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर का मतलब होता है इसका रेसिस्टेंस जीरो। ये क्या है भाई? ये एग्जैक्टली एक इंडक्टर है, ऐसे भी लगे होते हैं इंडक्टर, ये भी एक इंडक्टर है। हर वो चीज जो अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रखे, करंट की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वो क्या है? इंडक्टर है। हर वो चीज जो अपने अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर ले भाई, तो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, वहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, वो कैपेसिटर कहला जाएगा। और जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड को हम रख सकते हैं, तो ये भी एक फील्ड है। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड को होल्ड कर ले, तो ग्रेविटेशनल इंडक्टर, ग्रेविटेशनल कैपेसिटर कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम सब एक्चुअली ग्रेविटेशनल कैपेसिटर, वी आर इनसाइड, है ना? अर्थ। ये ग्रेविटेशनल क्या है? ग्रेविटेशनल कैपेसिटर है। ये अपने अंदर में क्या बना रखा है, रख रखा है भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एनर्जी, है ना? ऐसे। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल फिजिबल वैल्यू नहीं आता है हमारे लिए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से हमारा काम चल जाता है। ये हमारे लिए, ये हम बनाते हैं और इसका यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। यूनिट क्या है भाई सेल्फ इंडक्टेंस का? हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर और हेनरी। सर्किट में ऐसे ऐसे बन के आएंगे इंडक्टर। क्या बोलना है इसको भाई? इंडक्टर। सोलेनॉइड ही जैसा होता है। हमारे पास दो तरह के होंगे इंडक्टर। एक कैसा होगा? एक को बोलेंगे आइडियल इंडक्टर। सभी तो वायर से ही बने हुए हैं ना। तो आइडियल इंडक्टर कैसा होता है? हैविंग जीरो रेसिस्टेंस, हैविंग नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। भाई ये इंडक्टर है लेकिन इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें डबल इफेक्ट होने वाला ना। ये अपने अंदर में एक हीटिंग एनर्जी भी तो रिलीज करने वाला है, नहीं? एक, क्योंकि भाई करंट जाएगा तो करंट जाने से क्या होता है? हीट एनर्जी डेवलप करता है। आई स्क्वायर आर टी कितना करता है? आई स्क्वायर आर टी, मालूम है ना? हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द कॉइल, किसी रेसिस्टेंस में क्या है? कितनी एनर्जी एनर्जी डेवलप करता है भाई? आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो कोई भी आइडियल इंडक्टर में कितना हीट एनर्जी डेवलप करता है? इस आइडियल इंडक्टर में कितने हीट एनर्जी डेवलप करता है? कोई नहीं, जीरो, जीरो हीट एनर्जी। क्यों? कि उसकी रेसिस्टेंस क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। आइडियल इंडक्टर हैव जीरो resistance, have zero resistance. जीरो रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है?
नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, नेग्लिजिबल, नोट कीजिए पहले इसको, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। No heat energy is lost, no heat energy is developed। अगर कुछ डेवलप कर भी रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल डेवलप्ड। नो हीट एनर्जी इज डेवलप्ड। अगर कोई आइडल इंडक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, उनके पास एक रेसिस्टेंस होगा। हर वायर वो इंडक्टर का भी काम करेगा और रेसिस्टेंस का भी काम करेगा, है ना। किसी सर्किट में अगर आइडल इंडक्टर नहीं लगा हुआ है तो कैसा काम करेगा, वो रेसिस्टेंस का भी काम करेगा और इंडक्टर का भी, ड्यूअल नेचर हो जाएगा उसका। आइडल इंडक्टर है तो क्या काम करेगा, सिर्फ सिर्फ इंडक्टर का काम करेगा। इंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना। कितने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं उसको प्रूव भी कर लेंगे, अभी देख लेते हैं एक इंडक्टर कितने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है भाई। तो अगर एक इंडक्टर की इंडक्टेंस, एक इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या भाई, एल, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या भाई, सी, रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कितना है भाई, किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है, आर। समझ रहे हैं बात को, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हमारे लिए ये भी कैपेसिटर, रेसिस्टर और एक नया टर्म अब क्या आ गया, इंडक्टर भी आ गया। ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होते हैं, 1/2, नहीं एनर्जी तो स्टोर होता है ना, हीट एनर्जी नहीं होता। द हीट एनर्जी stored in the idle inductor is 0। the heat energy stored, heat energy developed, not the stored। heat energy को स्टोर थोड़ी ना करेंगे, heat energy developed, heat energy developed in idle inductor is 0। but what is the magnetic energy stored, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितना होता है इसमें भाई, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर। जैसे 1/2 सीवी स्क्वायर होता है ना कैपेसिटर में, वैसे इसमें क्या होता है 1/2 एल आई स्क्वायर। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर कैसे हो जाता है। हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड 1/2 एल आई स्क्वायर कैसे हो जाता है। इन एन इंडक्टर, इंडक्टर है तो एन इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 1/2 एल आई स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास अभी तो हमने देखा है कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस होता है, आर होता है ना आर। फिर अब हमारे पास एक नई भी चीज आ गया भाई, क्या आ गया, इंडक्टर। इंडक्टर को ऐसे इंडिकेट करना है, रेसिस्टेंस को ऐसे इंडिकेट करना है और इंडक्टर को ऐसे, ये वाला साइन देते हैं इंडक्टर को। ये इंडक्टर कुछ भी हो सकता है, एक कॉइल भी हो सकता है, एक सिंगल टर्न कॉइल भी हो सकता है। ये इंडिकेशन है, इतने टर्न देने का मतलब नहीं है कि इतना टर्न वाला है, कोई ऐसा वाला चीज है। अब यहाँ पे ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कि हमारा फिजिकल भी यही है, क्योंकि रेसिस्टेंस ऐसा सिंबल देने का मतलब नहीं है कि हमारे रेसिस्टेंस ऐसे होता है। हमारे रेसिस्टेंस ऐसे नहीं होता है ना भाई, हमारे रेसिस्टेंस कैसे होता है, हमारे रेसिस्टेंस तो ऐसे होता है। ये हो गया रेसिस्टेंस, नहीं हो गया रेसिस्टेंस। या फिर हर वो चीज रेसिस्टेंस है जिसके अंदर में अपना एक रेसिस्टेंस है। ये भी एक प्रॉपर रेसिस्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं कार्बन रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन। इसमें वो कलर कोडिंग होता है, कलर कोडिंग देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेसिस्टर है ना। इसी के जैसा ये डायोड होता है लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है। ये क्या है, ये इसमें कलर कोडिंग नहीं किया हुआ है, इसमें कलर कोडिंग नहीं किया हुआ है भाई। ये क्या है, ब्लैक कलर का, ये डायोड होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको सेमीकंडक्टर में, इसके बाद जब एसी हो जाएगा ना फिर हम लोग सेमीकंडक्टर में ही आएंगे, है ना। तो इसका इंडक्टर क्या है, एल है। इसके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सोलोनाइड हो सकते हैं,
कोई एक सिंगल टर्न कॉइल हो सकता है, डबल टर्न कॉइल हो सकता है, 10 टर्न्स वाला कॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और साथ में हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। बैटरी की ईएमएफ क्या है, ई है। लेकिन बैटरी के साथ ना जो इंडक्टर होता है ना, इसमें जो सेल्फ इंडक्शन होता है थोड़ी देर के लिए होता है। वो थोड़ी देर क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना उस समय, जैसे आप स्विच ऑन करते हो, जैसे अभी देखो कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था, जब ऑन होता है कोई भी चीज तो अचानक से इसकी लाइटनिंग ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, कुछ डिफरेंट होता है। जो इनफॉर्म लाइट होता है कुछ अलग होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ अलग होता है। तो जैसे आप ऑन करोगे ना, वैसे ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है। वो डिफरेंट किसकी वजह से होता है, इसी सेल्फ इंडक्शन की वजह से होता है। जैसे हमने स्विच को ऑन कर दिया, वैसे कि इसमें करंट गए होंगे, करंट ग्रो करने लगा, करंट क्या हो गया, बढ़ने लगा। करंट ग्रो करने की वजह से क्या हो गया, इसमें सेल्फ इंडक्शन हो गया और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ गया। तो इसके नेट इफेक्ट को क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए उल्टा करेगा, करेगा ना। और लेकिन उस पर जब ये स्टेबल हो गया, बोला कि नहीं अब तो मेरे पास कांस्टेंट करंट हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया, इसमें कोई सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है। तो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस कब होता है, जब चेंज इन करंट होते हैं, जब चेंज इन करंट होता है। चेंज इन करंट तो उसी समय होता है जैसे स्विच ऑन करोगे ना, उस समय होते हैं बैटरी के साथ। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में जो ये एसी चल रहा है ना, ये सब हमारे पास, इसमें तो हमेशा ही करंट की वैल्यू कम और ज्यादा होने लगता है। वो एक समान होते ही नहीं है, वो हमेशा चेंजिंग होती है। ऐसे साइनसोइडल कर्व बने रहते हैं हमेशा। तो वहां पे सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। लेकिन बैटरी बैटरी क्या करता है, वन वे डायरेक्शन देता है। भाई तुम बस इधर ही जाओ, इधर ऐसे जाके ऐसे आओगे बस प्रॉपर्टी। साथ में अपने मैग्नीट्यूड को भी कॉन्स्टेंटली बना के रखा हुआ है ये तो। क्लियर है। तो इसकी ईएमएफ क्या है भाई, ई है। इसकी ईएमएफ क्या है, ई है। इसकी इंडक्टेंस क्या है, एल है। जैसे हमने स्विच को ऑन किया, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन। और इसी समय हमें अब इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। लिख सकते हैं ना इक्वेशन, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल लॉ। लिखो तो केवीएल लॉ, इसमें करके देख सकते हो केवीएल लॉ क्या आएगा, कितने आएंगे केवीएल लॉ। केवीएल, अप्लाई केवीएल इन द लूप, इन द लूप। बोल के दिखाओ भाई, यहां से चले ऐसे। करंट किसी समय आई करंट है, किसी समय क्या करंट है, आई है। क्या बोल सकते हैं, माइनस आई आर। इसमें क्या हो जाएगा, ये करंट इंक्रीज किया था ना शुरू में, इसके अपोजिट में डेवलप कर गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी। कितना ईएमएफ डेवलप कर गया इसमें, इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इंड्यूस्ड माइनस एल डी आई डी टी, किसी भी, यही तो पढ़ा है अभी ना। और फिर यहाँ पे आ गया प्लस सी, फिर क्या हो गया, प्लस ये ई तो इसका। खत्म करो, चलो। सर माइक आपका म्यूट हो गया। कर लेते हैं। नहीं नहीं, खोलो, अब वो समझ जाएगा कि बाद में बात करना है। हाँ ये रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे जल्दी से इसको खत्म कर तो ले, फिर दिक्कत हो जाएगी। हटा दें इसको, ये वाली पार्ट। तो हम ऐसे केवीएल लिख सकते हैं, ठीक है ना।
अब केवल ऐसे लिख लिया। अब हमें ये बोलो तो ईएमएफ ई की वैल्यू कितना हो गया भाई, सभी माइनस साइन में इधर इक्वल आ जाएगा ना, ऐसे क्या आ जाएगा, आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी। आया, नहीं हो गया, यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कितना मैग्नेटिक एनर्जी है भाई। हाँ, फिर इसको प्रूफ कर लें, तो प्रूफ कर लेते हैं। भाई बैटरी जितना वर्क डन करेगा, उसी वर्क डन का कुछ पार्ट इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा और कुछ पार्ट हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा। रेसिस्टेंस है तो हीट एनर्जी जाना ही है, रेसिस्टेंस है तो हीट एनर्जी। कितना हीट एनर्जी होता है ये बताया था, हीट एनर्जी कितना डेवलप करता है भाई, हीट एनर्जी कितना डेवलप करना चाहिए, बल्क करना चाहिए आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम में आई स्क्वायर आर टी करता है ना। ओके, और एनर्जी इसमें कितना एनर्जी होना चाहिए, हाँ लेकिन इसी को तो प्रूफ करना है ना, तो अभी कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय द बैटरी हम क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क डन बाय द बैटरी, बाय द बैटरी is equal to heat energy developed, heat energy developed, heat energy developed in the, कहां पे, developed in the resistor, in the resistor plus magnetic energy stored in the inductor। ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कहां पे होगा, ये रेसिस्टर में होगा क्या, कहां पे होगा, इंडक्टर में। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, इतना ना पढ़ लिया कि माथे पे हाथ रख लिया। बढ़ो यहाँ पे, ठीक कर, निकालो कॉपी। नहीं, डू इट। लिखते हो कि नहीं तुम, लिखो पहले फास्ट, बात मत करो हमसे। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, कहां पे स्टोर्ड, इन द इंडक्टर। घर का काम कर लिया, आधा घंटा पढ़ लिया तो। हीट एनर्जी डेवलप्ड इन द रेसिस्टर एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप्ड इन द इंडक्टर, यही होना चाहिए ना। और वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है भाई, तो हमें पता तो है, बैटरी अगर डीक्यू चार्ज सप्लाई करेगा ना, तो E इंटू डी क्यू इज द वर्क डन, नहीं होता है, ईएमएफ इंटू द चार्ज सप्लाइड। और चार्ज सप्लाइड को आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई डी टी, आई डी टी। ओके, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, छोटा सा फॉर्म, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, हम ऐसे पढ़े लिख लें, ई डी क्यू, और ई डी क्यू को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई डी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अरे भाई रुक जा, आई आर है पहले से, डी क्यू इसमें ही मल्टीप्लाई कर दिया, एल डी आई अपॉन डी टी है, इसमें ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तीनों ही जगह हमने क्या कर दिया, ले जाओ भाई, डी क्यू फोड़ी का है, हम दे दिया दोनों तरफ। कोई दिक्कत है, मैथमेटिकली कोई फर्क पड़ा, फर्क पड़ा तो कैंसिल कर दो भाई, फिर वापस आ जाएंगे वहीं। लेकिन हम, लेकिन सभी आई के फॉर्म में है, हम ऐसा करते हैं, डी क्यू, डी क्यू कैन बी इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू कैन बी इक्वल टू आई डी टी। तो जहां जहां पे डी क्यू, वहां पे क्या कर देना है, आई डी टी लिख देना है। कोई फर्क पड़ रहा है भाई, मैथमेटिकली कोई फर्क पड़ रहा है इन पे, पड़ रहा है तो कैंसिल करके वापस ले आओ, नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन मीनिंग चेंज होते जाएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। यही है वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। ये क्या भाई, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, यही है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी, ये बैटरी का वर्क डन है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दो आई स्क्वेयर आर डी टी, दो बार आई आ गया ना, इसको इंटीग्रेट कर दो, एक डी टी तो हट जाएगा यहाँ से, एल आई डी आई हो जाए, देखो कट कर दिया एक। टाइम टी इक्वल जीरो से लेकर के टाइम टी इक्वल टू टी तक देखना है। टाइम टी इक्वल जीरो पे करंट की वैल्यू जीरो था, यहाँ पर नोट करना है, टी इज इक्वल टू जीरो,
जब स्विच ऑन किए थे वहां पे करंट टी इज 0, व्हाट इज द आई की वैल्यू 0। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद करंट सर्किट में कितना हो गया था, हाई हो गया था, आखिर ग्रो कर रहा था ना करंट। तो यहाँ पे टाइम है तो टाइम की लिमिट रख दो, और यहाँ पे आई का है तो आई का लिमिट रख दो। तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल हो गया ना, ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। भाई ये भी प्रूफ हो गया, देखो हीट एनर्जी कितना होना चाहिए, आई स्क्वायर टी होना चाहिए कि नहीं। हीट एनर्जी कितना डेवलप होना चाहिए, आई स्क्वायर टी, ये भी प्रूफ हो गया। और मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर होना चाहिए, ये भी अप्रूव हो गया। आई का स्क्वायर करो, आई डी आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू, तो हो गया एल आई स्क्वेयर बाई टू। जीरो से आई तक रखोगे लिमिट वही आएगा, है ना। और ये है वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन जो बैटरी जो वर्क डन किया है वो किन किन जगहों पे इस्तेमाल हो गया, किन किन जगहों पे यूज कर लिया भाई इसको, कुछ हीट एनर्जी में और कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर में। इसमें कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गया, कितना स्टोर हो गया 1/2 एल आई स्क्वायर, जिसको हमने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है। अगर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, अगर रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा, नो हीट एनर्जी। लेकिन हर चीज का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता ही है। अगर नहीं है रेसिस्टेंस, अगर बोले कि नहीं प्रैक्टिकली तो रेसिस्टेंस है, थ्योरेटिकली बोलो नहीं है, तो नहीं है मतलब बोलेंगे इट इज द आइडियल इंडक्टर। क्या है भैया, आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस कम रखते हैं, इसका नेग्लिजिबल रखते हैं। हाई रेसिस्ट हाई रेसिस्टेंस तब होता है ना जब वायर का लेंथ तो ज्यादा हो ही, साथ में जितना पतला होगा ना, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ता है। पतले वायर की रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटे वायर की रेसिस्टेंस कम होता है। क्यों भाई, रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस रो एल अपॉन ए से डिवाइड करेंगे ना तो कम हो जाएगा। तो जो आइडियल इंडक्टर होता है उसका जो थिकनेस होता है ना मोटा होता है, मोटे मोटे वायर लगा करके कम रेसिस्टेंस करते हैं, है ना। इसलिए पहले पुराने जमाने के जो वायर देखते हो गए ना, एक मोटा वायर आता होगा, तीन तीन ही वायर होते थे, है ना। पहले क्या करते थे वो लोग, मोटे मोटे वायर लाते, लेकिन मोटे वायर से भी एक प्रॉब्लम होता था, वो जल्दी ब्रेक कर जाता था, तो फिर उससे लॉस होने लगा। तो अब क्या बोलता है, मल्टी फ्लेक्सिबल वायर लाते हैं कि चलो लॉस नहीं होगा, और कॉपर वायर आते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सबको फिर कंबाइन कर देते हैं, फिर सबको क्या करते हैं, कंबाइन करके फिर उनकी रेसिस्टेंस को फिर कम कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है।